मोनू सवेरे उठकर अपनी गाय मोनी को चारा डालते हुए उससे बातें कर रहा था। मोनी गाय भी खाते हुए आंखें मटकाते हुए उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। अरे मेरी प्यारी गैया, आज कुछ ज्यादा दूध दे दे मैया। कुछ और पैसा आ जाए तो तुम्हारा मोनू आज मेला देखने चला जाएगा। तुम तो जानती ही हो, आजकल अठन्नी दिए बिना जलेबी भी नहीं मिलती। झूला झूलने के लिए झूले वाला 4 आने मांगता है। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो ये बंदा आज मजे से झूला भी झूल पाए और मिठाई भी खाए। बोलो बोलो, अब तुम यही चाहती हो ना? मोनी गाय ने आंखें मटकाकर हामी में सर हिला दिया। मोनू ने मुस्कुरा दिया। मोनी गैया, सब कहते हैं मोनू अनाथ है, लेकिन मैं कहता हूँ जब मोनी का साथ है तब भला मोनू कैसे अनाथ है? लग गई वरना। मोनू भावुक हो गया था। उसकी आंखें भर आई थीं। मोनी गाय प्यार से मोनू को चाटकर लुभाने लगी, जैसे उस पर अपनी ममता लुटाने लगी। पशु भी अपना और पराया समझते हैं। उनके अंदर भी प्यार की भावना होती है। मोनी गाय ने खूब दूध दिया। मोनू ने भी दूध पिया और आधे से ज्यादा बेच दिया। मोनू खूब मगन होकर मुस्कुराते हुए मेला देखने चला गया। वह जैसे ही मेले से लौटा, मोनी उसका इंतजार कर रही थी। वह बार बार उसे पुकार रही थी। मोनू ने एक प्यारी सी घंटी मोनी गैया के गले में बांध दी और उसे मिठाई भी खिलाई। मैया, आज बहुत दिन के बाद मैंने मिठाई का स्वाद लिया और तुमको भी खिला दिया। मोनी ने मुस्कुराकर मोनू की बात का समर्थन किया। इतने में बहुत जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोनू अपनी गैया को लेकर अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। कुछ देर में घास फूस की छत से पानी टपकने लगा। मोनू यह देखकर मन ही मन डरने लगा। वह सोच रहा था कि बारिश थम जाएगी, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात हो गई। मोनू अपनी टूटी हुई चारपाई को गैया के पास रखकर सोने का प्रयास करने लगा। उसका मन घबरा रहा था, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। मोनी मैया, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस गरीबी में बड़ी तकलीफ दे रही है। मोनू प्यारे, तू घबरा मत रे। जब मोनी साथ है तो चिंता की क्या बात है? अरे मैया, तुमने तो कमाल कर दिया। इंसान के जैसे बोल कर दिखा दिया। ये तो चमत्कार हो गया। अचानक झोपड़ी के अंदर पानी आने लगा। मोनू ने चारों तरफ देखा तो बाढ़ का माहौल था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मोनू बेटा, मुझ पर सवार हो जाओ और इस मुसीबत से पार हो जाओ। चारों तरफ पानी ही पानी था। मोनू अपनी गैया के पीठ पर सवार हो गया और चल पड़ा। मोनी गाय तैरते हुए ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह एक सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच गई। मैया, इस बाढ़ ने तो हमें बेघर कर दिया। जो भी था सब कुछ ले लिया। ऊपर वाला बहुत दयालु है। वह कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। यह देखो, लाल लाल कोई फल दिखाई दे रहा है। चलो खाते हैं। मोनू आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक शिमला मिर्च का पौधा है जो लाल बड़े बड़े शिमला मिर्च से लदा हुआ है। अरे मैया, ये तो शिमला मिर्च है। मैंने तो सोचा था कोई मीठा फल होगा और हम अपनी भूख मिटाएंगे। अब तुम ही बताओ, इसको हम कैसे खाएं? रुको जरा, मैं देखती हूँ, इसका स्वाद चखती हूँ। ध्यान से देखो, शिमला मिर्च बहुत बड़ा होता जा रहा है। अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है और मीठा है। लो, तुम भी खाओ। अरे हाँ, ये तो सचमुच बड़ा अलवेला फल है। अपने ढंग का अकेला फल है। चलो दोनों पेट भर के खाएंगे। इसके बाद पेड़ के नीचे सो जाएंगे। अरे हाँ, मुझे तो खाना खाए बिना नींद नहीं आती। अब यहाँ खाना तो मिलेगा नहीं। यही शिमला मिर्च का सहारा है। मोनी मैया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि शिमला मिर्च में मीठे फल का स्वाद कैसे आ रहा है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? एक खाने से सब्जी थाली आ रही है, पानी की प्याली आ रही है, तुम्हारे लिए हरी घास भी उग गई है। मोनी गैया घास चरने लगी और मोनू सजी भोजन की थाली पर जुट गया। खाने में एक व्यंजन शिमला मिर्च की सब्जी भी थी। उसने भरपेट खाया। मोनू को बहुत मजा आया। मोनी ने भी खुश होकर आंखों को मटकाया। खाना खाकर मोनू अपनी प्यारी गैया के साथ पेड़ के नीचे सो गया। वह सवेरे उठा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने देखा सामने एक सुंदर घर बना हुआ है। अरे मैया, ये रातों रात घर कहाँ से आ गया? काश हमारा भी ऐसा ही एक घर होता।
इतने में शिमला मिर्च की डालियां हिली और आवाज आई, मोनू राजा, यह तुम्हारा ही घर है। इसमें तुम्हारे और तुम्हारी गैया के लिए विशेष व्यवस्था है। तुम जैसे नेक इंसान के लिए मैंने यह इंतजाम किया है, इसीलिए यह नया घर तुम्हारे नाम किया है। अंदर प्रवेश करो और प्रसन्न मन से इसमें निवास करो। मोनू के लिए यह एक सुंदर सपने से भी बढ़कर था। घर के अंदर सारे साजो सामान थे। धन संपदा, बर्तन, पलंग, अलमारी, रेडियो इत्यादि सारी वस्तुओं से सजा हुआ घर मोनू को बहुत प्यारा लगा। उसकी दुनिया बदल गई। उसने बाहर जाकर देखा तो शिमला मिर्च का पौधा और बड़ा हो गया था। उसमें बहुत सारे शिमला मिर्च आ गए थे। मोनू और मोनी बड़े मजे से जीवन बिताने लगे। मोनू प्रतिदिन बहुत सारे शिमला मिर्च तोड़ता और बाजार में बेच आता। इसी तरह वह अपना काम चलाता था। उसने आसपास खेती क्यारी बनाकर कुछ दूसरी सब्जियां उगाना भी शुरू कर दिया। मोनी गैया चारों तरफ फैले हुए विशाल चारागाह में चरती थी और आकर मोनू के घर में बड़े प्यार से रहती थी। एक दिन एक जंगली गेंडा आया और उसने जैसे ही शिमला मिर्च के पौधे में लाल लाल शिमला मिर्च देखे, उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लाल रंग से चिढ़ थी। वह बड़ी जोर से दौड़ कर आया और शिमला मिर्च के पौधों को जोर से टक्कर मारी। पूरा पौधा जमीन पर गिर पड़ा। मोनी गैया दौड़ी और उसने अपने सींग से गेंडे पर वार किया, लेकिन गेंडे पर कुछ असर नहीं हुआ। उसका प्यारा शिमला मिर्च का पौधा जमीन पर सो गया और वह देखकर मोनू बहुत दुखी और उदास हो गया। दूसरी तरफ उसने देखा वह गेंडा मोनी गैया की तरफ दौड़ रहा है। गैया आगे आगे, गेंडा पीछे पीछे। मोनू बुरी तरह से डर गया और अपनी गैया को बचाने के लिए डंडा लेकर दौड़ पड़ा। मोनू ने गेंडे के सर पर जोर से डंडा मारा। गेंडा नीचे गिर गया और हार मान लिया। मोनी गैया मोनू के पीछे आई। गेंडा फिर से उठा और मोनू की तरफ दौड़ पड़ा। अचानक चमत्कार हुआ। मोनू और गेंडे के बीच में एक लाल दीवार खड़ी हो गई। गेंडा जैसे ही आगे बढ़ा, उसी दीवार से लड़कर लुढ़क गया। इसके बाद वह कभी नहीं उठ पाया। मोनू ने देखा कि उसी जादुई दीवार ने उसके घर के खेतों के चारों तरफ घेरा बना दिया है और पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उसने देखा शिमला मिर्च का जादुई पौधा पहले की तरह खड़ा हो गया है और शिमला मिर्च से लदा हुआ है। मोनी गैया आकर मोनू को प्यार से चाटने लगी। शिमला मिर्च की डालियां भी उनसे प्यार करने के लिए उनकी तरफ झुक गई। मोनू और मोनी सुख के साथ रहने लगे। एक गांव में विभूति नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव में घूम घूम कर गुब्बारे बेचता था। गुब्बारे बेचकर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वह सोच रहा था कोई और काम ढूंढे। विभूति के पड़ोस में गणेश नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन वह पढ़ाई करने के लिए बचपन में ही शहर चला गया था। विभूति और गणेश दोनों ही बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करके गणेश वापस गांव आता है और घर वालों से मिलता है और विभूति से भी मिलता है। कैसा है भाई, तू तो इतने सालों में बदल ही गया। अच्छा, सिर्फ मैं ही बदल गया? तू भी तो बदल गया है। बोल, क्या काम कर रहा है शहर में? क्या बताऊं यार, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ यार, मैं भी कोई खास काम नहीं कर रहा। बस गांव में गुब्बारे बेचने का काम करता हूँ, जिससे 2 वक्त के भोजन का इंतजाम हो पाता है। तो क्यों ना हम मिलकर कुछ नया काम करें। गांव में महंत देव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो लोगों को काम दिलवाता था और नए नए काम करने के सुझाव भी दिया करता था। गांव में महंत देव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो लोगों को काम दिया करता था और नए नए काम करने के सुझाव देता था। विभूति और गणेश सोचते हैं महंत देव के पास जाकर सलाह लें कि आगे क्या करना चाहिए। दोनों महंत देव के पास जाते हैं। कहो, कैसे आना हुआ? हमें आपसे राय लेनी थी। हम कुछ नया करना चाहते हैं। क्या कोई काम आपके पास है जो हम कर सकें? मेरे पास तो एक फलों की दुकान है। उसके लिए कोई अच्छे लोग को ढूंढ रहा हूँ, जो दुकान की अच्छे से देखभाल कर सके और ईमानदार भी हो। जी, हम है ना, हम आपके दुकान को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। हाँ, गणेश सही कहता है। वैसे कौन से फल की दुकान है? मौसम्बी बेचने का दुकान है, लेकिन मौसम्बी लाने के लिए तुम दोनों को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरे मौसम्बी के बागान पर जाना होगा और वहाँ से मौसम्बी लेकर दुकान पर बेचना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? जी हाँ, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आप हमें बस काम दे दीजिए, हम पूरी ईमानदारी से आपके दुकान को चलाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग ये स्वीकार कर रहे हो तो
मैं तुम लोगों को काम पर रखता हूँ। मैं तुम दोनों को हर महीने तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। महंत देव की दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं आता था। गणेश और विभूति दोनों दुकान की साफ सफाई करते हैं और अगले ही दिन से सुबह सुबह मौसम्मी लाने के लिए बागान पर निकल जाते हैं। मौसम्मी लेकर आते हैं और पूरी दुकान में सजाते हैं और लोगों को बुलाते हैं। सभी मौसम्मी खरीदने के लिए आने लगते हैं। महंत देव दोनों की जांच करने दुकान पर आता है। क्या चल रहा है विभूति? जी देखिए, हम मौसम्बी लाकर बेचना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। महंत देव दोनों के काम से संतुष्ट होकर वहाँ से चला जाता है। दोनों उस मौसम्मी की दुकान को अपनी दुकान समझकर हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक वह सारी मौसम्मियाँ बेच दिया करते थे। दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि सभी गांव वाले मौसम्मी लेने के लिए भीड़ लगा लेते थे। कुछ ही महीनों के बाद विभूति और गणेश की मौसम्मी की दुकान की बहुत चर्चा होने लगी और सभी वहीं से मौसम्मी ले जाने लगे। जब महंत देव की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई तो महंत देव सोचता है, इन दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। पूरे गांव में हमारी दुकान की चर्चा रही है। इन्हें हटाकर कोई सस्ता आदमी रख लूं, जिससे मेरे पैसे भी बचने लगेंगे। यह सोचकर वह दुकान पर आता है। सुनो तुम दोनों, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? तुम दोनों बहुत ही आलसी हो। मैंने सुना है तुम सारा दिन दुकान में आराम करके बिताते हो। क्या मैं आराम करने के लिए तुम्हें पैसे देता हूँ? जी ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों सुबह बागान से मौसम्बी लाने से लेकर शाम तक हर एक काम करते हैं और आप कह रहे हैं हम आराम करते हैं। ये बात आपसे किसने कह दी? अरे फालतू की बातें मत करो, मैं सब जानता हूँ। बस इसीलिए मैं तुम दोनों को काम से निकालता हूँ। अगर तुम दोनों को सोना ही है तो घर जाकर सो, मेरे दुकान को छोड़ दो। यह सुनकर विभूति को बहुत गुस्सा आता है। ये आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? इतने महीनों तक हमने ही इस दुकान को चलाया है और आप अब अचानक कहते हैं कि हम दोनों आराम करते हैं। अगर हम सारे दिन आराम करते तो फल कैसे बिक रहे हैं? दुकान मेरा है, जहां से मौसम्बी लाते हो वो बागान भी मेरी है, तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। मैं कहता हूँ तुम दोनों को निकल जाओ यहाँ से, मतलब तुम दोनों तुरंत निकलो। गणेश और विभूति उदास होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इतना अच्छा काम चल रहा था, हर महीने तनख्वाह मिल जाती थी, पता नहीं क्या हो गया। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया, उन्होंने हमें काम से क्यों निकाल दिया। अगले ही दिन महंत देव एक कम उम्र के लड़के को दुकान पर काम के लिए रख लेता है और उसे बहुत कम पैसे देता है। जब गणेश और विभूति मौसम्मी की दुकान के पास से गुजर रहे थे तब उन्होंने दुकान पर एक छोटे से बच्चे को बैठा हुआ देखा। वह उनसे बातचीत करने के लिए दुकान पर आते हैं। बातचीत करते वक्त ही उन्होंने उनसे तनख्वाह भी पूछ ली। तनख्वाह जानने के बाद गणेश और विभूति समझ जाते हैं कि महंत देव ने उनके साथ ऐसा क्यों किया है। भाई तू समझ, महंत देव ने ऐसा क्यों किया? हाँ भाई, पैसे बचाने के लिए इन्होंने इस छोटे से बच्चे को काम पर रख लिया है। दोनों उदास होकर गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते तालाब के पास आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वह बातें कर ही रहे थे तभी आसमान से एक मौसम्मी तालाब के पास आकर गिर पड़ती है। गणेश मौसम्मी को उठा लेता है। भाई ये देख, कितनी खूबसूरत मौसम्बी है। हाँ भाई, स्वादिष्ट भी लग रही है, चलो इसे खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इसे नहीं खाते हैं, मैं इसे माँ को ले जाकर दूंगा। मौसम्मी देते हुए सारी सच्चाई बताता है। महंत देव ने उसके साथ कितना बुरा किया यह भी वह माँ से बता देता है और वहाँ से चला जाता है। मेरे बेटे को उसने काम से निकाल दिया और मैं उसकी दुकान के फल खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। गणेश की माँ को लगता है जैसे वह मौसम्मी महंत देव के दुकान की है, क्योंकि हर रोज गणेश महंत देव की दुकान से ही मौसम्मी लेकर आता था। गुस्से में गणेश की माँ मौसम्मी को बाहर खेत की ओर फेंक देती है। अगले दिन जब सभी उठते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही विशाल मौसम्मी का पेड़ उगा हुआ है। गणेश की माँ कहती है, अरे बेटा, मैंने तो कल उस महंत देव की दुकान की मौसम्मी को यहाँ फेंका था, आज इतना बड़ा पेड़ कैसे आ गया? माँ, वो मौसम्बी महंत देव की दुकान की नहीं थी, वो तो हम जब तालाब के किनारे बैठे थे तब आसमान से गिरी थी। माँ, मुझे लगता है ये जरूर कोई जादुई मौसम्बी है, तभी तो ये एक दिन में इतना बड़ा पेड़ बन गया।
दौड़ता हुआ गणेश विभूति के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। दोनों खेत के पास आते हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इस पर जितने मौसम्बी उगेंगे उन्हें ही बेचेंगे। विभूति और गणेश पेड़ से सारी मौसम्बी तोड़ लेते हैं और कुछ ही घंटों के बाद वो ज्यादा हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें जो मौसम्बी मिली है वह जादुई मौसम्बी है। दोनों एक ठेले पर मौसम्बी बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मशहूर होते होते मौसम्बी की एक बड़ी दुकान गांव में खड़ी कर लेते हैं। आसपास के गांव में भी मौसम्बी भिजवाने लगते हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। इधर महंत देव ने जिस बच्चे को काम पर रखा था वह दुकान अच्छे से संभाल नहीं पाता और कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता। इसी तरह महंत देव की मौसम्बी की दुकान वापस पहले की तरह ठप पड़ जाती है। छोटू स्कूल से छूटा और भूख से परेशान हो गया। वह तेजी से घर की ओर जाने के लिए दौड़ने लगा। उसे दौड़ते हुए देखकर एक बड़े लड़के जियान ने आवाज दी, अरे छोटू मोटू, धीरे से भाग, नहीं तो लुढ़क जाएगा। गिरने के बाद उठ भी नहीं पाएगा। दूसरा लड़का टिल्लू बोल पड़ा, अरे ये नीचे गिरा तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी इसे उठाने के लिए। कौन आएगा इसे घर ले जाने के लिए? अरे मोटू, अपने पेट पर रहम कर। इतना मत खाया कर वरना एक दिन फट जाएगा। टिल्लू, जियान, बंद करो अपना जुबान। मैं जरा जल्दी में हूँ, लौट कर तुम्हारे खबर लूंगा। दोनों को उठाकर पटक दूंगा। अबे मोटे, जा, मुंह धोकर आ। छोटू का शरीर मोटा और भारी था और इसीलिए बच्चे उसे चिढ़ाते थे। उसके मोटापे पर तरह तरह की बातें सुनाते थे। छोटू से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और उसे भूख के सामने कुछ और नहीं सूझता था। छोटू घर पहुंचा और उसने मुंह हाथ धोया। उसके सामने जैसे ही थाली आई उसने झट से खाना शुरू कर दिया। बेटा, मैंने तुझे टिफिन बॉक्स में खाना दिया था, क्या तूने खा लिया? अरे माँ, मैंने अपने टिफिन के साथ साथ अपने साथियों का टिफिन का खाना भी खा लिया, मगर ये पेट है कि मानता नहीं। फिर से भूख लग जाती है, दौड़ दौड़ कर आया हूँ। अच्छा बेटा, कल से तुम्हें 2 टिफिन दिया करूंगी, पेट भर के खाना खाना। माँ, कुछ ज्यादा पैसे भी दे देना ताकि खाने के बाद आधा दर्जन केले भी खा सकूं। माँ, सब बच्चे मुझे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ वे भी मेरी तरह क्यों नहीं खाते हैं? बेटा, सब बच्चे छोटू नहीं बन सकते। तू मेरा बहादुर बेटा है। सब तुझसे जलते हैं, इसीलिए तुझे मोटा कहते हैं। तू बलवान और पहलवान है। माँ, मैं पतला होना चाहता हूँ। कभी कभी खुद को शीशे में देखकर शर्माता हूँ। मेरा पेट भी बहुत बड़ा हो गया है। शरीर आवश्यकता से ज्यादा तगड़ा हो गया है। मुझे खाता हुआ देखकर सब मुझे पेटू ही कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे मोटापे की बीमारी है। भूख के कारण अधिक खाना मेरी लाचारी है। बेटा, चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब तू मेहनत करेगा तो पेट अंदर चला जाएगा। कुछ देर के बाद छोटू जियान और टिल्लू के साथ खेलने चला गया। वहाँ टीना भी आई थी। टीना, तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। चलो हम दोनों मिलकर इन दोनों को डरा देंगे। मैं मोटू की पार्टनर नहीं बनूंगी, मैं जियान की पार्टनर बनूंगी। टीना, तुम मेरी पार्टनर क्यों नहीं बनना चाहती? तुम बहुत मोटे हो, मोटे बच्चे मुझे पसंद नहीं। छोटू को टीना की बात से बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा कि काश वह भी छरहरे बदन का स्मार्ट बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। टीना झट से उसकी पार्टनर बन जाती, उसे कोई नहीं चिढ़ाता। कुछ देर के बाद मायूस होकर टिल्लू खेल के मैदान से घर चला गया। वह अपने घर से एक डिब्बे में पनीर लेकर आया और उसके बाद तालाब किनारे एक टीले पर बैठ गया और पनीर खाने लगा, लेकिन अपने मोटापे पर पछताने लगा। कुछ देर के बाद उसके सामने एक दुबला पतला कमजोर बंदर आ गया। छोटू समझ गया कि वह पनीर की लालच में आया है। बंदर मियाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी नजर पनीर पर है और मेरी चिंता मेरे शरीर पर है। यार, कुछ उपाय करो, मैं भी दुबला होना चाहता हूँ। ये मोटापा बड़ा दुखदायक है। इतना कहकर छोटू ने पनीर के 2 टुकड़े बंदर को दिए और बंदर ने बड़े मजे से उसे खा लिया। वह फिर कुछ और पनीर की लालच में बैठा रहा। छोटू ने उसे फिर खिला दिया। बंदर भाई, मेरा दुख दर्द कोई समझता नहीं, कोई बांटता नहीं। इस तरह कब तक चलता रहेगा? जमाना मुझे कब तक मोटा कहता रहेगा? मैं परेशान हूँ।
तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं? अगर कोई रास्ता नहीं है तो क्या मैं इसी तालाब में डूबकर मर जाऊं? अरे नहीं नहीं, डरना, पीछे हटना और मरना कोई हल नहीं। तुमने मुझे पनीर खिलाया है, मैं तुम्हारी तकदीर बदलना चाहता हूँ। रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बंदर कूदते हुए जंगल में चला गया और कुछ देर तक वापस लौटकर नहीं आया। ऐसा लगता है ये बंदर पनीर खाना चाहता है, लेकिन वादा निभाना नहीं जानता। अब इसका इंतजार करना बेकार है। छोटू जैसे ही चलने की सोच रहा था कि अचानक वही बंदर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। भाई, तुम क्या समझे थे? मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे, जब वादा किया है तो उसे पूरी तरह निभाऊंगा। ये लो इमली है, चमत्कारी, गुणकारी, लाभकारी जादुई इमली। इस एक इमली से क्या होगा? अरे, ये तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि तुम्हारे पेट को कम करने के लिए लाया हूँ, मोटापा भगाने के लिए लाया हूँ, तुम्हारी किस्मत चमकाने के लिए लाया हूँ मेरे भाई। क्या ये संभव है? मुझे कैसे यकीन होगा? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, खाओ और खाकर खुद जान जाओ। इसके बाद मुझे आकर हंसते हंसते सुनाओ। बंदर भाई, इस इमली को मैं जरूर खाऊंगा। भगवान का नाम लेकर सबसे पहले खाऊंगा। छोटा सा टुकड़ा खा लो और इसी में आजमा लो। छोटू ने इमली का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला और उसके पेट में हलचल होने लगी। एक नई शक्ति का संचार और घटने लगा पेट का आकार। कुछ ही देर के बाद अचानक उसका पेट पचक गया, उसका वजन भी कम हो गया और वह बड़े आश्चर्य से अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। अरे बंदर भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसी इमली खिलाई कि जादू कर दिया भाई। मेरा मोटापा भगा दिया। तुमने ये रतन अनमोल दिया। छोटू का शरीर एकदम सुडौल, छरहरा और सुंदर बन गया। अरे छोटू भैया, अब तो तुम हीरो नंबर 1 बन गए हो। अब किसके ख्यालों में खो गए हो? मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा आजन्म आभारी रहूंगा। तुम जब भी आओगे मनपसंद पनीर जरूर खिलाऊंगा। आते रहना दोस्त, मैं भी जंगल में आऊंगा। छोटू इमली लेकर जैसे ही घर पहुंचा, उसे देखकर उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे बिटवा, इका हुई गवा, इतना बड़ा परिवर्तन। हाँ माँ, सब इस इमली का जादू है। एक बंदर फरिश्ता बनकर आया और उसने मुझे ये इमली दी। जादू का चमत्कार तो आप देख ही रहे हो। छोटू अपनी माँ के साथ सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था कि अचानक एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब छोटू माँ को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बड़ी गंभीर बीमारी के बारे में उसे बताया। देखो छोटू, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है, इनका इलाज करना होगा। बहुत पैसे भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, कैंसर तो बहुत ही बड़ी बीमारी है। ये बताइए, क्या मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी? माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। छोटू फिर उसी तालाब के टीले पर पहुंच गया और अपने दोस्त बंदर को याद करने लगा। कुछ ही देर में बंदर आ गया। अरे छोटू भाई, मेरे रहते हुए क्या चिंता कर रहे हो? क्या बताऊं बंदर भाई, अब तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। माँ को कैंसर की बीमारी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अरे छोटू भाई, तुम ना चिंता करो। जाओ, माँ को इमली का एक छोटा सा टुकड़ा खिलाओ और फिर मुझसे मिलने आओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैंसर भी भाग जाएगा। छोटू ने घर जाकर जब जादुई इमली का टुकड़ा माँ को खिलाया तो माँ को बहुत आराम मिलने लगा। छोटू जब दूसरी बार माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने टेस्ट किया और हैरान रह गया। उसने रिपोर्ट में देखा कैंसर तो छूमंतर हो गया था। छोटू और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जादुई इमली के चमत्कार को वह बार बार नमस्कार कर रहा था। कुछ दिनों के बाद छोटू के घर में उसकी एक दूर की रिश्तेदार मालिनी आ गई। उसने जब इमली के बारे में जाना तो उसे चुराने की बात उसके मन में आई। उसने बड़ी सफाई से इमली को चुरा लिया और उसकी जगह पर वैसी ही दूसरी इमली रख दी। शाम होने से पहले रिश्तेदार मालिनी अपने घर चली गई। उसने इमली का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। जैसे ही बैठने जा रही थी चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, मर गई रे, मेरे मुंह में आग लग गई रे, बड़ी खुजली हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, छोटू आजा मुझे बचा ले, ये इमली कहीं जहर तो नहीं है, मैं मर जाऊंगी। वह इमली लेकर फिर दौड़कर छोटू के घर गई और सारी कहानी सुनाई। बुआ जी, जब आपने मेरी इमली चुराकर
दूसरी इमली रख दी थी तो मैंने वो दृश्य देख लिया था। मैंने अपनी इमली आपके झोले में आपकी इमली रख दिया था। अब आप अपने इमली का कमाल देख ही रहे हो, चोरी का हाल देख ही रहे हो। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी जुबान जल रही है, पूरा मुंह जल रहा है, मुझे बचा ले बेटा। छोटू ने अपनी जादुई इमली का छोटा सा टुकड़ा मालिनी के मुंह में डाल दिया और वह दर्द से मुक्त होकर मुस्कुराने लगी। बुआ क्या हुआ? अब तो आराम है। बेटा तूने मुझे बचा लिया, वरना आज मेरा बुरा हाल था। छोटू और उसकी माँ उस जादुई इमली के साथ बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और लोगों का भला करने लगे।